हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 की जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ था, तो उसके हम प्रैक्टिस सेशन में आ गए हैं। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन साइड बाय साइड कराया था, लेकिन प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ था। तो छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशन, ऐसे 6 प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे, जिसमें अप्रॉक्स आपके अगर हम अगर देखें पर लेक्चर देखें तो अगर 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपका 120 क्वेश्चन के आसपास टोटल हो जाएगा 6 पार्ट। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट रहेगा। ज़्यादा लंबा कर देंगे तो क्या होगा कि फिर एक ही में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जाएंगे, लेंदी टाइप के। फिर उसमें कोई सिंगल वर्ड वाला एमसीक्यूज वाला, अगर ऐसा कर देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। पहले एमसीक्यू करते चले जाते हैं, 5-6 लेक्चर में करीबन 20-30 ऐसे करते चले जाएंगे, तो फिर हमारा टोटल देखेंगे तो 100 के आसपास हो जाएगा। ठीक, एमसीक्यू से काम चल जाएगा। अगर वन वर्ड भी आ जाएगा आपके, या आपको कहीं एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, तो आराम से जो मैं समझाया हूँ उसको और ऑप्शन मिला के दोनों लिख देंगे तो एकदम बढ़िया से आपका फुल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज 20 क्वेश्चन डिस्कशन का सिस्टम चलेगा। आज कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आज? 20 क्वेश्चन देखेंगे हम। पार्ट फर्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेशन का बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि इसके बाद पार्ट 2 इसी का आएगा। वो हो सकता है जियोग्राफी में जो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट उससे पार्ट 2 आ जाए, तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। ठीक, अब मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये गया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की नंबरिंग यहाँ थोड़ा गलत है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वाटर मूव्स ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्रॉम। मैंने बताया था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। डिफ्यूजन हाई से लो की तरफ जाने को बोलते हैं। कोई मतलब वो तुम्हारा सॉल्यूट सल्यूट हो जाता है, सॉल्यूट कोई भी चीज हाई से लो की तरफ जा रही है तो डिफ्यूजन बोलेंगे। अगर मेम्ब्रेन वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की हेल्प से भी हो सकता है, मेम्ब्रेन की हेल्प से नहीं होती हो सकता है। अगर ऐसा कोई डिफ्यूजन है जो मेम्ब्रेन की हेल्प से हाई से लो जा रहा है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक, तो डिफ्यूजन हमारा क्या है? चीजें जब हाई से लो जाएंगी तो उसे डिफ्यूजन बोलेंगे। मेम्ब्रेन की हेल्प से हुई तो ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ये कहना गलत हो जाएगा। ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, ये कहना सही हो जाएगा। तो वाटर मूव्स ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्रॉम। ऑस्मोसिस में वाटर कहाँ से मूव करता है? तो वाटर क्या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जाता है, या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन को नहीं बोला जाता है। अब तुम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मान लो 20 ml पानी में तुम 1 किलो नमक डाल दी, तो ये नमक कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हम रिलेट इसको नहीं करते, तुम्हारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। थर्ड, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारा क्या होता है? डिफ्यूजन बोलो या ऑस्मोसिस बोलो, वो क्या है तुम्हारा? हाई से जब चीजें लो की तरफ जाती हैं, ऑस्मोसिस में हाई से चीजें लो की तरफ जाएंगी और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाएगा। डिफ्यूजन में ऐसी कहानी नहीं होती। डिफ्यूजन में हाई से चीजें लो जाएंगी, अगर मेम्ब्रेन हुआ तो ऑस्मोसिस हो सकता है। सिंपल सा, ऑस्मोसिस इज ए पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, बट डिफ्यूजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज। मैंने पहले बताया था कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे एक तरीके से एक और नया नाम से बुलाते हैं, जिसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम? या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलो, या हम उसे बोल देते हैं तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दे? पहला ऑप्शन है तुम्हारा सेल वॉल। क्या हम सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल बोलते हैं? नहीं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं? हाँ ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, सही बात है हमारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड होती है, तो हमें सेल मेम्ब्रेन पूछा गया है, ये नहीं कि न्यूक्लियस की पूछा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म उसकी मैट्रिक्स को बोलते हैं। ये क्या तुम्हारा साइटोप्लाज्म तुम्हारा क्या है? साइटोप्लाज्म उसका क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं धीमे धीमे। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड।
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर किसी वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, मेम्ब्रेन से हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन में हाई से चीजें लो की तरफ जाएंगे, डिफ्यूजन कहलाएगा। लेकिन अगर वही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की हेल्प से हो जाए तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। पहले बताया था मैंने, ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, बट डिफ्यूजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि डिफ्यूजन में हाई से चीजें लो जाएंगी, मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मेम्ब्रेन होगी तो ऑस्मोसिस बोल देंगे। तो क्या बोल देंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, बनारस आंसर सही हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? परमेबल होती है। फुल्ली परमेबल नहीं, फुल्ली परमेबल हमें पहले तुमको बताया था मैंने, फुल्ली परमेबल हमारा सेल वॉल होता है, बाहर वाला एकदम आउटर कवरिंग, जनरली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। इम्परमेबल सेल मेम्ब्रेन हमारी एकदम मतलब कोई चीज अंदर आए ही ना, ऐसा वो ऐसा होती है, इम्परमेबल होती है, किसी चीज के अलावा नहीं करती है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। वो होती है तुम्हारी ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो चीजों को सेलेक्ट करती है कि ये तुम्हारा अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो पोलर मॉलिक्यूल्स के जरिए अंदर जाएगा, अगर तुम्हारा ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के रूट से जाएगा, लिपिड आयंस है तो उसके जो उससे उससे मिलता जुलता कंसंट्रेशन होगा उसकी हेल्प से जाएगा। तो तुम्हारा ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खासियत, जो कि है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि तुम्हारे सेल वॉल के अंदर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ अ पोटैटो पीस इज केप्ट इन अ प्योर वाटर, अगर हम एक प्योर वाटर में आलू का टुकड़ा काट के डाल दें, ठीक, तो इट्स वेट विल मोस्ट लाइकली, उसका वेट कैसा होगा? कैसा हो जाएगा उसका वेट? उसका वेट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? अगर हम किसी आलू के पीस को काट दे छोटा सा और उसको डाल दें हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन में, हल्के सोल्यूशन या नॉर्मल सोल्यूशन के अंदर, तो वहां पे हो जाएगा तुम्हारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होने की वजह से, या ऑस्मोसिस नहीं समझ सकते हो तो एक तरह से समझ सकते हो, तो वहां हो जाएगा प्लाज्मोलाइसिस। वहां पे प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा आलू की मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमेबल, उस पर वाटर कंटेंट कम था, बाहर पानी प्योर वाटर ज्यादा था, तो बाहर की चीजें अंदर चल जाएंगी हाई कंसंट्रेशन की वजह से। और क्योंकि यहाँ ओनियन के ऊपर तुम्हारा एक प्लांट है तो वहां पे सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, उसके जरिए चीजें अंदर चल जाएंगी, ऑस्मोसिस हो जाएगा और तुम्हारी सेल हल्का सा स्वेल कर जाएगी। और जब सेल स्वेल करती है तो तुम्हारा इसका मास हो जाएगा इंक्रीज। इसीलिए बोला जाता है क्या, अगर हम आलू को डाल देते हैं तो उसका मास इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? जी एकदम करेगा, ऑस्मोसिस हो रहा है। कौन सा ऑस्मोसिस? प्लाज्मोलाइसिस वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन एरिया। डायरेक्ट आंसर, लो से नहीं होता, इक्वल कंसंट्रेशन नहीं, ये भी नहीं है, इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया। डिफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस कहना गलत है, ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन कहना सही, क्योंकि डिफ्यूजन में चीजें हाई से लो की तरफ जाती हैं। बात सही है। ऑस्मोस अगर वो चीजें अगर मेम्ब्रेन की हेल्प से हो गई तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। पहले ही बताया था, ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, बट डिफ्यूजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, 7 नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? इसमें से ऐसा कौन सा है जो तुम्हारा रिक्वायर नहीं करता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की? मैं पहले बोला था आपको कि ऑस्मोसिस में तो सेलेक्टिवली परमेबल चाहिए ही चाहिए, तभी वो ऑस्मोसिस होगा। पहला गलत हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट सेल्स, जो हमारी पौधा होता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से नीचे जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, आयंस हैं, जो भी कुछ उसके पास है, वो अंदर उसको रूट में लेगा, रूट मेम्ब्रेन, रूट कैप को हटाएगा, फिर उसके अंदर जाएगा। कैसे? क्योंकि उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है, मेम्ब्रेन, बाहरी लेयर बोलते हैं उसको, जो कि तुम्हारी कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ ही चीजों को अलाउ करती है। ऐसा नहीं कि मान लो तुम्हारे रूट में इन्फेक्शन हो गया हो और उसी को उसको भी अंदर ले ली तो तुम्हारे प्लांट को हार्म कर देगा ये। ठीक है,
तुम्हारा प्लांट ही खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि वो सेलेक्टिव चीजों को अंदर लेगी, इसलिए हम बोलते हैं वाटर जो एब्जॉर्प्शन रूट सेल्स की वजह से होता है वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस। तो तुम्हारा ऑस्मोसिस पहले गलत हो गया तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। एंट्री ऑफ वाटर इनटू प्लांट मतलब वही है कि प्लांट के अंदर वाटर कैसे एंटर करता है, रूट से करता है। सेम चीजें कॉपी पेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर मेम्ब्रेन फॉर या सर्कुलरी मेम्ब्रेन रिक्वायर नहीं करेगा, वो तुम्हारा डिफ्यूजन हो जाएगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस भले ही डिफ्यूजन का पार्ट है लेकिन उसको मेम्ब्रेन चाहिए ताकि वो चीजों का हाई से लो की तरफ मूवमेंट कर सके, डिफ्यूजन में नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था दो कंडीशन, डिफ्यूजन में हाई से चीजें लो की तरफ जाएंगी, मेम्ब्रेन हो भी सकती है, मेम्ब्रेन नहीं भी हो सकती, तो नहीं वाला केस बताया जा रहा है। ठीक है, नहीं वाला केस है, अगर होगी तो ऑस्मोसिस बोल देगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी यूनिट लाइफ की क्या है, उसे हम बोल देते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ना ऑर्गन होता है, ना टिश्यू होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है हमारी वो सेल होती है। इसको हल्का सा और खोलोगे, ओपन करोगे तो इससे भी छोटी कुछ आएंगे तुमको, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और छोटा सा और आएगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बोलें कि ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी किससे बनी? ह्यूमन बॉडी बनी मॉलिक्यूल से बनी। केमिस्ट्री तुम्हारे ह्यूमन बॉडी को बना दिया, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर तुम्हारी ह्यूमन बॉडी को बना दिया। समझ रहे हो? क्योंकि हमारी जो सेल है वही बनी हुई है मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल से। तो अगर हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी तुम्हारी मॉलिक्यूल से बनी हुई है। ठीक है, जिस तरह हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हमारा था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है, फिर उसको हमने थोड़ा सा एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आए, तो उसी तरह हम सेल को तोड़ेंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर का पार्ट है जो आपकी क्लास 11th का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली सेपरेटेड पॉइंट सेपरेटली कॉल्ड। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को हम आसानी से देख सके, ऐसा ना हो जाए कि हमारी जो आंखें उसको देख रही हैं वो दोनों इमेज को एक के ऊपर कॉन्साइड कर दें, जिससे दो इमेज दिखने वाली एक बन जाएगी। ऐसा तब होता है जब हम नॉर्मल जो डिस्टिंक्ट विजन होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, वहां पे जब हम किसी इमेज को रख के देखेंगे तो दो, अगर हम दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी से, ठीक है, तो उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जिसे रिजोल्यूशन बोलते हैं ह्यूमन आई का, वो होगा 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर। अगर उससे पास लाओगे तो तुम्हारी आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा और वो धीमे धीमे तुम्हारी जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक के ऊपर कॉन्साइड करने लगेंगे और तुमको केवल एक ही इमेज दिखेगी, दो इमेज जो तुम्हें पहले दिख रही थी वो अब एक दिखने लगेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हमारी जो एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई को, जो दो चीजों को वो डिस्टिंग्विश कर सके, हाँ ये अलग है ये अलग है, वो तुम्हारा होता है 0.1 mm, जब तुम 25 सेंटीमीटर आंख से अपनी दूरी पे रखोगे तब। उसी को हम बोलते हैं क्या? रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है, और मैग्निफिकेशन किसी चीज को जूम आउट कर देना, ये है तुम्हारा रिजोल्यूशन पावर। क्योंकि कितना होता है, लिमिट इसका होता है मैक्सिमम 0.1 mm होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन पे आ जाओ। वही देखो, फिर ऊपर वाला मैंने बताया वही पूछा है। द अप्रोक्सीमेट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 mm। कितना है? 0.1 mm। डायरेक्ट एनसीईआरटी का डेटा है, याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ अच्छा ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर कितनी है, बताओ बताओ। 0.1 mm। या अप्रोक्सीमेट लिमिट क्या है ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन, तो क्या बताओगे? 0.1 mm। क्वेश्चन नंबर 11, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व सेल वाज द फर्स्ट टाइम। रॉबर्ट हुक ने सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, क्या वो डेड सेल थी कि लिविंग सेल्स थी? तो पहली चीज डेड सेल्स थी। कहां से निकाला था? तो बार्क ऑफ ट्री, जिसे कॉर्क बोला जाता था, उसको निकाला था। क्या हुआ था वहां पे? तो उन्होंने देखा बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट, डब्बा टाइप का स्ट्रक्चर बना था, तो उन्होंने देखा कुछ ऐसा डब्बा बन रहा है, फिर उसने माइक्रोस्कोप में डाल के देखा तो पहले बोल दिया ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, जिसे बोल देते हैं हम, क्या बोलेंगे, सेलुला बोल देंगे। फिर वहीं से तुम्हारा टर्म डिफाइन हो गया सेल, 1665। तो कौन थे ये? हमारी ओनियन पील नहीं थी, लीफ से नहीं किए थे, ब्लड से नहीं किए थे, कॉर्क से किए थे, डेड कॉर्क से। कैसा इन्होंने डिस्कवरी इनकी कैसी थी? डेड थी।
डेड सेल्स थी, मर गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि पतली पतली जो कॉर्क्स थी, थिन स्लाइस थी, उसमें पहली बार लाइफ को किसने देखा था? तो भाई सिंपल सा रॉबर्ट हुक ने देखा था। अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट प्रोटेक्टिव बाउंड्री दैट डिफाइन अ सेल इज कॉल्ड। पहली प्रोटेक्टिव बाउंड्री जो सेल के ऊपर होती है वो क्या होती है? डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम चल जाएं तो देखें तो हमारा आंसर सेल मेम्ब्रेन ही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम प्लांट सेल देखेंगे तो उसके ऊपर सेल वॉल हो गई, तो आउटर कवरिंग तो सेल वॉल हो जाएगी। अगर एनिमल सेल देखें तो आउटर कवरिंग तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो ये सेल टू सेल वेरी करेगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए कि फर्स्ट प्रोटेक्टिव बाउंड्री दैट डिफाइन अ सेल, जिसने सेल को डिफाइन किया, वो तुम्हारा हो जाएगा क्या? बाहरी वाला बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेल मेम्ब्रेन। और इसको हमने कैसे लिंक किया था कि हमने स्टार्टिंग इंट्रो पार्ट में बताया था कि कुछ थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया थे, वो ऐसी जगह में पाए जाते थे जहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। वो ऐसे बैक्टीरिया थे जो हीट लविंग बैक्टीरिया थे, जहां ज्यादा हीट होता था वहीं पे वो रहते थे। तो उनके पास आसपास एक मिनरल का डिपोजिशन देखने को मिला जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके ऊपर एक थिन लेयर डिपोजिट हो जाती थी उनके बॉडी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से हम इसको डिफाइन करते थे कि उनकी बॉडी के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर आ रही है उसे हम बोलते थे कि मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन चढ़ जा रही है ऊपर से, तभी ये हीट वाले एरिया में बचे हुए हैं, अभी नहीं तो तक मर जाते। तो वही मेम्ब्रेन का लॉजिक उठ के आया कि कहीं ना कहीं वही डिफाइन करती है हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। वहीं से मेम्ब्रेन वर्ड आया, फिर उसी को लिंक किया गया तो सेल मेम्ब्रेन बताया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल कॉल्ड, क्या बोला जाता है? पहले एक्सप्रेशन सुनो। ऐसी सेल जो एक सिंगल सेल से बनी होती है उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर। जनरली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, और इसकी इफिशियंसी कम होती है, धीमे काम करते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें बोल दो एक, तुम मिस्त्री को बोल दो कि मिस्त्री एक लगा दो, बोलो बिल्डिंग तैयार कर दो, तो 5 साल लगा देगा बनाने में, क्योंकि एक सिंगल आदमी है, एक ही सिंगल सेल है, काम कम करेगी, एफिशिएंसी कम है। लेकिन मल्टी सेलुलर सेल की बात करते हैं जहां बहुत सारी सेल्स हैं। अब बिल्डिंग बनाने के लिए तुम बहुत लोगों को लगा दिए तो जल्दी बन जाएगी, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा। समझ गए? तो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना होता है उसे हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर। जनरली तुमको कहाँ देखने को मिलेंगे? जनरली तुमको देखने के मिलेंगे प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, जनरली बोल रहा हूँ। जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 15, हीट लविंग बैक्टीरिया फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग आर नोन एज थर्मोफाइल्स। नाम से पता चल रहा है, देखो थर्मोफाइल्स, इसका मतलब इधर थर्मो का मतलब हीट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, बता दो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली टिश्यू। ऑर्गेनिज्म टिश्यू से बनता है, इस सेल से बनता है, सेल से बनता है, तो पहला गलत हो जाएगा। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर। दुनिया में जितने भी तुमको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं सब मल्टीसेलुलर नहीं, उसमें प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेएबल, नहीं सेल वॉल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 16वें का। क्वेश्चन नंबर 17 विच सेल ऑर्गेनेजेस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल की पावर हाउस उसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी बना देती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। जिसे हम बोलते हैं, जैसे कंपनी का जो तुम्हारा मेन हेड डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सब चीजें कंट्रोल होती हैं, वही उसी तरह तुम्हारे सेल का भी कंट्रोलिंग पावर होता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं उसको? न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। प्लांट सेल हैव अ रिजिड आउटर कवरिंग। प्लांट सेल स्पेसिफिक बताया है, एनिमल सेल नहीं बोला है। एनिमल सेल होता तो सेल मेम्ब्रेन मार देते, प्लांट बोला है तो सेल वॉल मार देते, खत्म।
आउटर कवरिंग की बात होती है और वे रिजिड की बात हो रही है, उसी लिए हम इसको बोल देते हैं तुम्हारा सेलवाल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी, बनारस आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which statement is correct regarding the prokaryotic and eukaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके रिस्पेक्ट में क्या सही है, कौन सा ऑप्शन तुम्हारा उसके रिस्पेक्ट में सही होगा, उसी का आंसर तुमको बताना है। बताओ। इनका कहना है कि देखो बोथ प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सबके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस जो कि तुम्हारा मेम्ब्रेन बॉन्डेज नहीं होता, मेम्ब्रेन फ्री होती है और तुम्हारा स्कैटर्ड होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक उसके अंदर हम न्यूक्लियस को एक नया टर्म देते हैं, इसे बोलते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स तो नहीं है प्रोकैरियोटिक, तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल लैक बोथ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। जो तुम्हारी प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर लैक बोथ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक के अंदर जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, पुराना न्यूक्लियस होता है, जिसकी जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। और तीसरी चीज उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता या ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। मैंने बताया था ट्रू क्रोमोसोम क्या होता है, जिसके अंदर आरएनए, सम अमाउंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए फॉर यूकैरियोटिक्स, ये तुम्हारा ट्रू होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सबसे सही हो जाएगा। ऊपर भी देख लो, उसको भी देख लेता हूँ। यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लैक बोला है, नहीं होता, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बट नो न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल उसको हम न्यूक्लियाइड बोल देते हैं, तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट आज का था, जिसमें हमने 20 आउट ऑफ 20 हो गया हमारा। अब जो तुम्हारा कितना था ये कमेंट बताना। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या बोल सकते हो बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ क्लास 9 का। ठीक है, सेकंड पार्ट में फिर 30 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे, तो पूरा चैप्टर तुम्हारा ऐसे खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने गाइड दिया, हो ही गया उसका, तो ये अलग से प्रैक्टिस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।